जो हम लोग क्लास सेवेंथ के सामाजिक विषय के अंतर्गत उसके प्रथम पाठ इस्लाम का भारत में आगमन पढ़ रहे थे। इसका 2 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसी के आगे इसका तीसरा भाग देखेंगे। तो आइए, ये उसी का पार्ट 3 है। हम लोगों ने अलबरूनी की दृष्टि में भारत यहाँ तक पढ़ा था। अब आगे हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोहम्मद गोरी। बच्चों, मोहम्मद गोरी अफ़गानिस्तान के गोर नामक स्थान का था, इसीलिए उसे गोरी के नाम से जाना जाता है। इसीलिए वो उसके नाम के आगे मोहम्मद गोरी लिखा जाता है। मोहम्मद गोरी ने गजनी पर 1173 और 74 ईस्वी में अपना अधिकार कर लिया। भारत पर उसने सबसे पहले मुल्तान नामक जगह पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। मुल्तान जीतने के बाद उसने गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन बच्चों यहाँ उसका सामना चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय से हुआ। मूलराज द्वितीय ने अपनी साहसी विधवा माँ, जिनका नाम नायिका देवी था बच्चों, वो बहुत साहसी औरत थी, तो उनके नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट मोहम्मद गोरी को हरा दिया। मोहम्मद गोरी की भारत में यह पहली पराजय थी। इसके बाद बच्चों, इस पराजय के बाद मोहम्मद गोरी ने अपना मार्ग अब बदल लिया। अब गुजरात की जगह उसने पंजाब पर आक्रमण किया और 1190 ईस्वी तक उसने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। फिर बच्चों, पंजाब जीतने के बाद मोहम्मद गोरी की राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के जो उस समय के शासक थे पृथ्वीराज चौहान, जो बड़े ही वीर शासक थे, तो उनके राज्य की सीमाओं तक पहुंच गई मोहम्मद गोरी के राज्य की सीमाएं। तो अब क्या हुआ बच्चों, अब हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान बच्चों, जिस समय मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण कर रहा था, उसी समय चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान भी अपने राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे। पृथ्वीराज चौहान एक वीर, साहसी और बहुत ही योग्य सेना नायक थे बच्चों। उन्होंने कई राजपूत शासकों को पराजित किया और इनमें चंदेल शासक और परमादिदेव भी था। परमादिदेव बच्चों, इनके एक बड़े ही प्रसिद्ध सेना नायक थे आला उदल, जिन्होंने बहुत ही भीषण युद्ध किया और पर वे युद्ध में मारे गए। भटिंडा पर जब मोहम्मद गोरी अपना अधिकार कर लेता है बच्चों, तो क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के मध्य जो है अब युद्ध की स्थिति बन जाती है और बच्चों दोनों तरफ से घमासान युद्ध होता है। आइए अब हम देखते हैं कि उनके मध्य बच्चों कौन सा युद्ध हुआ। तो सबसे पहले है बच्चों तराइन का प्रथम युद्ध। आपकी नेक्स्ट हेडिंग है ना, तराइन का प्रथम युद्ध। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच पहला युद्ध तराइन के मैदान में हुआ। ये तराइन का मैदान बच्चों जानते हैं कहाँ पे है? ये हरियाणा के करनाल जिले में है। बच्चों, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई और वह जान बचाकर भागा। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों तराइन का द्वितीय युद्ध। बच्चों, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी 1 साल तक शांत रहा। अपने प्रथम युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी 1 साल तक एकदम शांत रहा और इस दौरान उसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया और फिर उसने 1192 ईस्वी में फिर से पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया और बच्चों फिर से दोनों के बीच एक बार फिर से तराइन के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। और लेकिन बच्चों इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने बंदी बना लिया। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावार नामक स्थान पर पराजित किया
और मोहम्मद गौरी एवं उसके सेना नायकों ने ग्वालियर, बयाना, बिहारा एवं बंगाल पर भी विजय प्राप्त कर ली। फिर बच्चों 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई और मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हुई उस समय तक लगभग संपूर्ण उत्तर भारत उसके अधीन में आ चुका था। बच्चों सन 1192 का जो तराइन युद्ध था उसने तुर्कों के भारत आने का एक तरह से रास्ता बना दिया और इसी के बाद बच्चों इस युद्ध के बाद ही भारत में सल्तनत काल की शुरुआत होती है। अब हम देखते हैं बच्चों कि भारत में जो तुर्कों की जीत के क्या कारण थे, आखिर तुर्क क्यों जीते और हम लोग क्यों हारे। वैसे तो बच्चों इस मामले में जो हमारे इतिहासकार हैं, जो इतिहास लिखते हैं, उनकी तुर्कों की जीत क्यों हुई इसमें अलग अलग वो कारण मानते हैं और बहुत सारे इतिहासकारों के बीच में इसमें सहमति नहीं है। फिर भी आइए जो कुछ कारण वे इतिहासकार बताते हैं उनके बारे में हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहला कारण है बच्चों राजपूत राजाओं में एकता का अभाव। बच्चों हम राजपूत राजा उस समय हम लोगों ने देखा कि वो छोटे छोटे राज्यों में बटे थे और चूंकि वो ज़्यादातर राजपूत थे तो उस युग को भी उस समय को भी राजपूतों का युग कहा गया और ये राजा अपने वर्चस्व को लेकर आपस में हमेशा लड़ते रहते थे और वो एकजुट होकर यदि वो एकजुट हो जाते और तुर्कों का सामना करते तो शायद तुर्क कभी भी जीत नहीं पाते। दूसरा क्या था बच्चों राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली व शस्त्रों का प्रयोग करना। बच्चों राजपूत राजा जो थे अभी भी अपने पुराने युद्ध की जो प्रणालियां थी उसे ही अपना रहे थे, पुराने शस्त्रों का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि तुर्कों के पास नए नए शस्त्र थे, अच्छे घुड़सवार थे और चूँकि वो प्रशिक्षित सेना उनके सेना को प्रशिक्षण भी दिया जाता था इसलिए वो हमारी सेना से ज़्यादा कुशल थे। तीसरा तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवारों का होना भी एक उनकी जीत का कारण था। और चौथा तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना। जो तुर्क सैनिक थे वो बहुत ही कुशल तीर चलाते थे। बेटा तीर और धनुष जानते हैं ना आप लोग, तो वो बहुत ही कुशल तीरंदाज थे। और पांचवा है भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच एवं छुआछूत की भावना। बच्चों हमारे भारतीय समाज में व्याप्त जो ये ऊंच नीच एवं छुआछूत की भावना थी वो भी हमारे हार का कारण बनी, क्योंकि इसके कारण हमारी एकता में बाधा पहुंची, हम एक नहीं हो पाए, जबकि तुर्कों के यहाँ इस भावना का अभाव था और जिसके कारण वो एक थे। बच्चों अब इसके बाद ये लेसन आपका यहीं पे समाप्त होता है। अब यहाँ पे प्रश्न उत्तर है जो मैं यहाँ पे आपको कर दे रही हूँ और आप लोग एक फेयर कॉपी बना करके ये सारे प्रश्न उत्तर उसमें कर डालेंगे। इसके पहले मैंने बच्चों जैसे जैसे पाठ का अंश पढ़ाते गए आपको होमवर्क देते गए थे, कुछ प्रश्न देते गए थे। अब आप उन प्रश्नों का उत्तर मेरे उत्तर से मिलान कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब ये लेसन आपका ख़त्म होता है, फिर अगला लेसन हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।